खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो हर सुबह आपके सामने आने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश हमारी पिछले कई सालों से लगातार जारी है। और इस मोहब्बत और प्यार के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लगातार इस प्रोग्राम के जरिए से हम तक पहुंचाते हैं। कोशिश हमारी रहती है कि जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात पर हमारी गहरी नज़र रहे, तज्जिया तबसरा आपके सामने करें। न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्की सतह की सियासत पर भी हम नज़र रखते हैं, बल्कि सरहद को पार करके यानी अक्रॉस द ग्लोब भी जो अहम बड़ी खबरें होते हैं उसे भी आप तक लाने की कोशिश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज भी आप हमारा साथ देंगे। और साथ देने के लिए टीवी पर आप हमें देख रहे हैं तो हमारी राब्ता साइट, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कू ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, जहां पर खबर, तजिया, तबसरा ऑलमोस्ट हम हर वक्त आपके सामने रखते हैं। और जो फीडबैक आप वहां से देते हैं, चाहे वो फोटोज़ हमें भेजते हैं, ट्विटर पर टैग करके कुछ डिटेल्स भेजते हैं, एनालाइज करने के बाद उन्हें किसी न किसी जगह पर ज़रूर जगह मिलती है, चाहे वो हमारे राब्ता साइट ही हो या टीवी चैनल पर कहीं ना कहीं जगह मिलती है। तो वो प्यार, वो मोहब्बत, वो तनकीद आप लगातार जारी रखिएगा ताकि हमें मज़ीद इन प्रोग्रामों को बेहतर बनाने में मदद मिल सके। आज श्रीनगर स्टूडियो भी चलेंगे, जहां से थोड़ी देर में ज़हूर मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। ज़हूर लोला भी आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहेंगे, पूरे 9:30 बजे तक इस प्रोग्राम को लेने की आपके सामने कोशिश करेंगे, फिर खुसूसी नशियात भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं मौसम के मिजाज से। जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर का सफ़र करना है, जम्मू से श्रीनगर जाना है या श्रीनगर से कई और शहरों पर जाना है, कौमी शहरों पर जाना है, तो उनके हवाले से ये खबर इंतहाई अहम है, क्योंकि जम्मू में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जहां कल लगातार जारी रहा था, वहीं पर आज सुबह से जम्मू शहर के अंदर बादल काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। श्रीनगर के मज़ाफ़ात के अंदर भी सुबह सुबह जो सूरत हाल है वो काफ़ी बेहतर दिखी कल के मुकाबले में। कल बर्फबारी का इम्कान, बर्फबारी दिखी, लेकिन आज श्रीनगर के अंदर मतला अबरालू ज़रूर है, लेकिन बर्फबारी का कहीं पर भी निशान नहीं है। लेकिन बालाई इलाकों में रात देर गए एक बार फिर बर्फबारी हुई है। तो इस तरीके से चिलई कलान रुखसत पजीर तो हुआ है, लेकिन चिलई खुर्द ने आते ही अपनी एंट्री जो है वो कर दी है। और एंट्री करने के साथ पूरे सूबा कश्मीर के अंदर जहां बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी, वहीं पर महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आने वाले 2 दिन यानी कल और परसों एक बार फिर मगरिबी हवाओं का असर होगा। एक बार फिर सूबा कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होगी और जम्मू सूबे के अंदर भी बारिशों का इम्कान लगाया जा रहा है। इस बीच सबसे अहम और बड़ी बात यह है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा, जिसे आप श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे भी कहते हैं, वो आज दूसरे दिन भी बंद है। कल आपको याद होगा कि शेर बीबी के मकाम पर पस्सियां गिराई थी, जिसके नतीजे में इंतजामिया ने सुबह सुबह ही गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया था। इस बीच इतला ये है कि आज एक बार फिर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को एहतियातन रोक दिया गया है और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर कमोबेश 700 गाड़ियां इस वक्त दरबंद। आपके टीवी चैनल पर जो विजुअल चल रहे हैं ये कुपवाड़ा के हैं, मत्सिल के हैं, गुरेज सेक्टर के हैं, बांडीपोरा सेक्टर के हैं, बारामूला इलाके से है, जहां पर आप देख सकते हैं कि हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी जो रात को हुई थी उसका असर सुबह सुबह विजुअल्स किस तरीके से दिख रहे हैं और किस तरीके से सफ़ेद लेयर जो है वो पहाड़ों पर भी है, ज़मीन पर भी है और हल्की सी लेयर जो हमारे दरख्तों पर भी आपको नज़र आ रही है और पूरा व्यू जो है वो चेंज हो गया है। और इस व्यू को देखने के लिए दुनिया भर के लोग जो है वो तरसते भी हैं। बहरहाल तस्वीरें कुपवाड़ा, मत्सिल, करना, केरन सेक्टर की है, जहाँ पर इस तरीके की सूरत हाल आपके सामने है। इस बीच श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की हमने आपको इतला तो दे दी कि 700 गाड़ियां दरमांदा है। शेर बीबी के मकाम पर पस्सियों का गिरने का सिलसिला जारी है, इस वजह से आज भी एहतियातन ट्रैफिक को बंद रख दिया गया है। इधर श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड, इसे भी बंद कर दिया गया है क्योंकि श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर भी बर्फबारी हुई थी और वो बर्फ जम चुकी है। इसके बाद लद्दाख शाहरा को भी इस कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। दूसरा रास्ता श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के बाद श्रीनगर लद्दाख शाहरा भी फिलहाल आपको बंद है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रास्ता है जी मुगल रोड। मुगल रोड पर भी लगातार बारिशों का और बर्फबारी का सिलसिला था, जिसके बाद इंतजामिया ने पहले ही फैसला लिया कि वहां पर भी बर्फबारी है और इसलिए वहां पर भी गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है।
आप बर्फ की बात करते हैं तो कल अच्छी बात यह थी कि पटनी टॉप के पहाड़ों पर भी कल बर्फबारी देखने को मिली और माता वैष्णो देवी के आसपास जो पहाड़ है वो भी कल सफेद चादर में जो है लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। इधर नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले लोगों को इत्तला दे दी गई है कि वो जो कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं श्रीनगर के अंदर, रामबन के अंदर, उधमपुर के अंदर, किश्तवाड़ के अंदर, वहां पर वो उन फोन नंबर्स पर जो है वो राब्ता करें और वो फोन नंबर्स जो है वो हमारे टीवी चैनल पर भी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर भी दिखेंगे या आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे वहां पर या राब्ता साइटों पर आएंगे वहां पर वो नंबर्स हमने दे दिए। जरा पहले कुपवारा चलते हैं, वहां पर मकामी सरपंच और दीगर लोग क्या कुछ कह रहे हैं जरा उसको भी सुन लेते हैं, उसके बाद अपने नुमाइंदों के पास चलते हैं। वक्त में मौजूद हूँ। यहाँ पर पिछले 5 दिन से लगातार बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से हमारे जो अंदरूनी रोड या कुपवाड़ा जाने वाला रोड बिल्कुल बंद पड़ा है। तो यहाँ पे जो लोगों को काफ़ी मसाइलों का सामना है रोड के हवाले से। जो अंदरूनी रोड है उनको भी अभी तक जो है बर्फ़ नहीं हटाया गया है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहूँगा कि जो मचल अंदरूनी रोड है इनको खोल देना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पर इस वक्त जो यहाँ पर बर्फ़ है 3 से 4 फुट बर्फ़ यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है पिछले 5 दिनों से। और यहाँ पे अगर मैं हेल्थ के हवाले से अगर बात करूँ तो यहाँ पर हेल्थ का काफ़ी सारे मसाइलों का सामना लोगों में इस वक्त देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मुश्किलातों का सामना है हेल्थ के हवाले से और यहाँ पर गवर्नमेंट इंतज़ाम ने उस तरह से मतलब यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं रखा जिस तरह से यहाँ पर होनी चाहिए। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहूँगा कि जैसे रोड खुलेगी यहाँ पर हेल्थ के हवाले से जो यहाँ पर मसाइल और मुश्किलातों का सामना है वो वहाँ पर जल्द से जल्द बहाल की जाए ताकि लोगों को यहाँ पर सफ़र न करना पड़े। के बाद धमहाल हांजीपोरा चलेंगे जहां पर आपको दिखाएंगे कि बिजली की परेशानी भी वहां पर जो है वो देखने को लोगों को मिल रही है। और उसके बाद जरा अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे, लेकिन बिजली की मसाइल के बीच जो KBDCL के नौजवान है वो भी काम करते हुए कल दिखे, चाहे वो कुपवारा हो, केरन हो, टंगडार हो या इस वाले बेल्ट के अंदर भी जो है देखने को मिले। लेकिन उसके बावजूद भी हल्की सी बर्फबारी हुई है और बिजली की आंख मचोली ने पूरे वादी में अपना सिस्टम जो है वो तेज कर दिया। ये तस्वीरें हैं जी कल की भी और आज सुबह की भी, जहां पर अवाम एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। बसान नव कॉलोनी मज गो वनकन 10 वरी ये ना पोल ना तार ना वो बत वतान दिन चेट हूं फीस अगर हसा लोल जान तो ती सह अंगटस मज बिहत मोमबत जालान तो यह बत खेवान सान खुद मुसीबत अपील कर पावर डिपार्टमेंटस सारे लान वान वटित अग्नट टिट मजबूरी पावर जालनस कह मुसीबत मे मोन मजूर कर सह 2 रेतन जेनान मजूर बिजली फीस भरान सान खुद तावन चेट हूं फीस दिवान बहुत गरीब इंसान यह न्यू कॉल यप गर वो 2 द्रम नबर कुन गई पतम 10 वरी डिमांड कर अत तार पोल कर पाने फेसकुट जमा कर खड़ा अने तार दो पस मन लागत पे गई माज कर प्रोसेस मे त्र प्रोसेस कर अत तार पोल यह क्या बन कागज गए एग्जाम सबस गए DS गए JS गए बन कागज कुल नतीज लास्ट गए फंड सी अगर इन फंड तेल कर वटिन तार पोल थोद अस रपस 20,000-30,000 पे रतस पे चट दिन पे फीस जरूरत अमिक फायदे कहें तेल और शिकायतें आप सुन रहे थे। लेकिन जरा सीधे भद्रवाह चलेंगे जहां से कहर सिंह इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। कहर, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग। कल तस्वीरें जो आप खूबसूरत दिखा रहे थे, बर्फबारी हो रही थी और उम्मीदें लगाई जा रही थी कि इंतजामिया भी मुतहरिक होगी। आज सुबह सुबह मौसम का मिजाज किस तरीके का है और जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, कितनी बर्फबारी वहां पर रिकॉर्ड की गई?
कल जो बर्फबारी हो रही थी 10:30 बजे के करीब कल जो रुक गई थी, उसके बाद जो हल्की फुल्की जो बारिश भी हो रही थी और उसके बाद जो बर्फबारी भी हो रही थी। लेकिन शाम की मैं बात करूं तो फिर से दोबारा यानी 5 बजे के करीब काफी भारी बर्फबारी फिर से जो भद्रवा के पहाड़ों में या टाउन में हो रही थी। उसके बाद आज के दिन की मैं बात करूं तो काफी जो खिली हुई जो इस वक्त जो धूप लग रही है, मौसम काफी साफ है। तो आज के पूरे दिन में जो मौसम साफ रहने कहीं ना कहीं जो राहत जो इससे मिली है, क्योंकि आग जंगलों की मैं बात करूं तो जितने भी जंगल जो आसपास के भद्रवा के हैं तो काफी ज्यादा धुआं ही धुआं जो चारों तरफ से जो कुछ नजर नहीं आता था। लेकिन कल के बाद यानी जब बर्फबारी हुई है तो काफी साफ सुथरा जो इलाका जो लग रहा है। आसमान भी आज के दिन जो साफ है और धूप जो आज के पूरे दिन जो खिली रहेगी। जी, यानी आज कल के मुकाबले में मौसम ठीक है, धूप हल्की सी निकली हुई है। तो कुल मिलाकर जो रास्ते हैं, क्या वहां से बर्फ हटाई गई है हर तरफ से? जी बिल्कुल, जो एक जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट जो गुलडंडा का है, वहाँ पर पर डे जो 5 से 6 हजार जो बाहर के टूरिस्ट वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। तो इसलिए कल के ही दिन वहाँ पर जो बर्फ हटाई गई थी, काफी ज्यादा वहाँ पर बर्फ पड़ी थी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से पहले भी इस प्रकार से जो हदायतें दी गई थी कि जितनी भी रोडें हैं उनको जो खुला रखा जाए, मैन एंड मशीनरी जो 24 घंटे जो तैयार रहनी चाहिए, ताकि जो भी लोग हैं लोगों को दिक्कत ना आए या वो टूरिस्ट जो बाहर से आने वाले हैं उनको कोई दिक्कत ना आए। तो कल के दिन ही एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से एक अच्छा कदम लिया गया था, सभी रोडों को जो खोल दिया गया था। जी कहर सिंह, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आरिफ वहीद के पास सीधे चलेंगे जो कौमी शाहरा से इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, जिला रामबंद से। आरिफ वहीद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल हमने देखा था कि शेर बीबी के मकाम पर कुछ पस्सियां गिराई थी, जिसके बाद कौमी शाहरा को रोक दिया गया था। आज ट्रैफिक इंतजामिया की तरफ से रात देर गए एडवाइजरी जारी कर दी गई। क्या कुछ मौसम का मिजाज है और कब तक इस शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल गौर साहब, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से यूटी के साथ साथ रामबन जिला के अंदर भी जो है जो बर्फबारी का सिलसिला रहा, उसके चलते अगर हम देखें तो शेर बीबी के मकाम पे जो तकरीबन कल 9 बजे से ही रास्ता बंद था और उसमें अगर देखें तो रात देर गए तक भी काम जो है वो किया गया। लेकिन उसमें जो फिलिंग का मामला था उसको लेकर जो है अभी कुछ टाइम जो है वो लग सकता है। और जिस तरह से अगर इस वक्त की बात करें, तकरीबन 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी जो है अभी भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जो वगन रामसू का इलाका है, सिंगल वे स्पेस जो है अभी भी पूरी तरह से वो तसल्ली बख्श अंदाज में नहीं बनाई गई है। जिसकी वजह ये है कि वहां पर जो रोड है उसकी जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा जो है अब नीचे चला गया है, जिसपे फिलिंग में काफी समय लग सकता है। रात भर जो है रात तकरीबन 10 बजे जो है उसमें सिंगल वे स्पेस बनाने की कोशिश की, लेकिन वहां पे फिसलन की वजह से जो कंटिन्यूस जो बर्फबारी हो रही थी। जी कंटिन्यू करें। आरिफ वहीद, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल मौसम का मिजाज जो है वो थोड़ा सा बेहतर है कल के मुकाबले में, लेकिन लगातार बर्फबारी जो हुई है, तस्वीरें आपके सामने हैं। कहीं पर 3 से 4 फुट की बर्फ हुई है, कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फ हुई है, जो कल हमने श्रीनगर के अंदर देखा है। लेकिन मतलब अब आलूद रहने की उम्मीद आज लगाई जा रही है, लेकिन कल और परसों यानी 2 दिन दोबारा से मगरिबी हवाओं का असर जो है वो देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से एक बार फिर बर्फबारी का इम्कान वादी के अंदर जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये थी जनाब बात श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा और मौसम के मिजाज की। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं मरकज के एक और अहम और बड़े फैसले की। और ये अहम और बड़ा फैसला जो है वो पंचायतों और बल्दियाती इदारों को लेकर लिया गया है। कल मरकजी काबीना का अहम तरीन इजलास हुआ और उस अहम तरीन इजलास में एक बड़ा फैसला लिया गया है और मरकजी काबीना ने कल ओबीसीज के लिए ने अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन के मंसूबे को मंजूरी दे दी है। पंचायतों के लिए म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर यानी जम्मू कश्मीर के अंदर जो मसवदा कानून तहरीर किया गया था उसको कल वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में मुनक्किदा हुई काबीना के इजलास में मंजूरी दे दी गई है और अब बाज़ाब्ता तौर पर रिजर्वेशन होगी ओबीसीज की पंचायतों के अंदर भी, म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर भी, जम्मू कश्मीर के अंदर। और इस सिलसिले में एक और बड़ा फैसला ये है कि कल मंजूरी मिलने के फौरन बाद अब
इस मसवदे कानून को बाज़ाब्ता तौर पर ऐवान के अंदर पेश किया जाएगा। यानी जो करंट बजट सेशन इस वक्त चल रहा है, इसमें एक बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो बिल एक रास्ता खोलेगी ओबीसीज की रिजर्वेशन के लिए पंचायतों के अंदर, म्युनिसिपैलिटीज के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर। और यह भी साफ किया गया है कि डीडीसीज हो, बीडीसीज हो, चेयरमैन हो, उन्हें भी रिजर्व किया जाएगा। इस जो हमारे जराया है उनका मानना है कि कमोबेश 1/3 खवातीन के लिए मुख्सस रिजर्व करने की बात रखी गई है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो डीडीसीज थे, बीडीसीज थे, सरपंच थे, पंच थे, कॉर्पोरेटर्स थे, काउंसलर्स थे, यूएलबी के अंदर, पंचायतों के अंदर, वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर रिजर्वेशन के मंसूबे को कल पहली मंजूरी मिली है। और अब उस मसवदे कानून को बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के बाद मंजूरी के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर इस कानून के निफाज को अमलाया जाएगा। अर्बन लोकल बॉडीज ने अपने 5 साल मुकम्मल कर लिए हैं। नवंबर दिसंबर के अंदर पंचायतों 9 जनवरी को अपना मियाद मुकम्मल कर चुकी है। और अब इस वक्त जो है वो बीडीसीज या डीडीसीज ही काम कर रही है कुछ मकामात पर, और डीडीसीज का मियाद भी मुकम्मल जो है वो 2026 जनवरी तक मुकम्मल होगा। लेकिन माना जा रहा है कि उससे पहले बड़े पैमाने पर कानून के अंदर तरमीम की जाएगी, और जब ये मसवदे कानून तहरीर दिया जाएगा, पार्लियामेंट जो है वो पास करेंगे, उसके फौरन बाद जो है यहाँ जो कमीशन है वो इसकी नोटिफिकेशन जारी करेगा कि कौन सी सीट रिजर्व है, कौन सी सीट कहां पर है। तो इस तरीके से एक बड़ा मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुकी हैं। पूजा ठाकुर साहिबा हमारे साथ है। पूजा ठाकुर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। ये जो कानून बनने जा रहा है, जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल यूनियन कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? कितना अच्छा है ये, क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन की भी बात रखी जा रही है, ओबीसीज की भी रिजर्वेशन की बात रखी जा रही है, और कहा जा रहा है कि बाज़ाब्ता तौर पर अप्रूवल आने के बाद बड़े पैमाने पर इस कानून की इंप्लीमेंटेशन जम्मू कश्मीर के अंदर होगी। शुक्रिया सबसे पहले गुलिस्तान चैनल का मुझे बुलाने के लिए। देखिए, जो आप अभी कह रहे हैं कि ओबीसीज और वुमेन रिजर्वेशन जो है, जो डीडीसीज बीडीसीज है, उनको भी दी जाएगी, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टेप है। बाकी लोगों को भी चांस मिलने का इसमें रहेगा कि जो लोग कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते थे इस रिजर्वेशन के आने से, वो लोग भी जो है फ्रंट फुट पे आके जो है देश की सेवा भी करेंगे और अपने पंचायत की भी। तो एक अच्छा स्टेप है अगर ऐसा होता है तो। वुमेन रिजर्वेशन तो पहले भी थी हमारे पंचायत में, अगर उनको भी बढ़ाया जाएगा तो मुझे लगता है एक वुमेन एम्पावरमेंट, जिस तरह का काम हम लोग कर रहे हैं, तो आने वाले समय में और भी वुमेन इस में जुड़ेंगी और अपना योगदान देगी सोसाइटी में। बहुत शुक्रिया पूजा ठाकुर साहिबा, वेलकम स्टेप है। इससे मजीद कुव्वत जो है वो मिलेगी, मजीद लोग जो है वो ज्वाइन करेंगे, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आएंगे। शफीक मीर साहब जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन है, हम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। शफीक मीर साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। मरकजी काबीना ने कल रिजर्वेशन के मामले को हरी झंडी दे दी है। माना जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर मसवदे कानून को टेबल किया जाएगा, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर मंजूरी मिलेगी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी खवातीन रिजर्वेशन को नाफिजुल अमल किया जाएगा। बल्दियाती दारू पंच, सरपंच, डीडीसी, बीडीसी और दीगर जो काउंसलर्स हमारे हैं, वहां तक इसको लेने की बात कही जा रही है। क्या ग्रॉस डेमोक्रेसी के अंदर रिजर्वेशंस और इस तरीके से खवातीन को रिजर्वेशन को यकीनी बनाने से किस तरीके से इस डिसीजन को आप देख रहे हैं, कितना मजबूत निजाम होगा इस पूरे सिस्टम के आने के बाद? देखिए अशफाक साहब, जो गुज़िश्ता 3 सालों से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो भी कोई एक्टिविटी चल रही है, एम्पावरमेंट के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, लोगों को जो है गवर्नेंस देने के नाम पर, ये सब तमाशा जो है पंचायतों के नाम पर और लोकल बॉडीज के नाम पर ही चल रहा है। मैं किसी भी सूरत में किसी भी किस्म की इस किस्म की जो है रिजर्वेशंस को इंडोर्स नहीं करता हूं, क्योंकि रिजर्वेशंस जो है पहले से ही आइडिया ऑफ रिजर्वेशन जो है वो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को खत्म करता है।
आइडिया जो है इलेक्शन डेमोक्रेसी है उसको खत्म करता है। रहा एक सवाल। दूसरा सवाल यह है कि साहब आपको जो बेसिक काम करना था अपने टाइम पर आपको चुनाव करवाने थे। आपको इतना कौन सा तूफान आ गया था कि चुनाव आपने जो है पीछे कर दिए। यहां पर जो है उस इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन डिनाई कर दिया, जनरल कैटेगरी को भी, रिजर्व कैटेगरी को भी, किसी को भी। तो रिजर्वेशन के नाम पर अगर एक टाइम किलिंग एक्सरसाइज चल रही है तो आई डोंट एंडोर्स इट। और इसको मैं किसी तरीके से ये नहीं कहता हूं ये कोई इस किस्म की बात है कि जिसको हम एम्पावरमेंट का जो है वो ढोल यहां पर बजाएंगे। हमारे पास जम्मू कश्मीर के अंदर गुज़िश्ता 6 साल से 8 साल से हमारे असेंबली के चुनाव नहीं हुए हैं। हमारी गवर्नेंस की हालत देख लीजिए। अब अगर लोगों को रिजर्वेशन के आइडिया पर आप चाहते हो कि लोगों को आगे ले जाना, ओके गुड। मैं पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है तो साहब फिर हमारी 60% ब्यूरोक्रेसी को अपॉइंट करो ना प्राइस पोस्टिंग्स पर। हमारे इजला के अंदर एसएसपी कितने हैं जम्मू कश्मीर के? हमारे इजला के अंदर डिप्टी कमिश्नर्स कितने हैं जम्मू कश्मीर के? हमारी सेक्रेटरीट के अंदर जो की पोस्ट हैं उन पर जम्मू कश्मीर के कितने अफसरान हैं? तो मुझे लगता है कि एक नॉन विजन वाला आदमी जो है इस किस्म की एक्टिविटीज को जो है वो इंडोर्स या अप्रिशिएट कर सकता है। मेरा मानना यह है कि सरकार को अपने टाइम पर पहले पंचायत के चुनाव करवाने थे, अपने टाइम पर अब जम्मू कश्मीर की असेंबली के चुनाव करवाने थे, और फुल फ्लैज असेंबली जिस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर है। तो मैं नहीं समझता हूं कि इस किस्म की अब ओबीसीज को आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, एससीज एसटीज जो है पहले दी हुई है, अभी आप पहाड़ियों को जो है शेड्यूल ट्राइब देने जा रहे हैं, अब आप उनको भी रिजर्वेशन दोगे। तो आखिर किस तरफ ले जा रहे हो आप? तो बाकी वाले लोगों को आप क्या कहना चाहते हो? और कौन से लोग बचते हैं? यानी कुल मिलाकर आपका ये मानना है कि ये मूव जो है ये पॉलिटिकल मूव है और टाइम गेनिंग है जी पंचायतों के इलेक्शन को डेफर करने के लिए, जबकि सरकार का ये मानना है कि हम जी एम्पावर करना चाहते हैं उन सेक्शंस को जो अभी तक नजरअंदाज किए गए हैं, उनकी बात वो खुद लोग करें, उनकी डेवलपमेंट वो खुद बनाएं। सर उन लोगों को तो एम्पावर करने जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम ही डिसएम्पावर हो चुकी है। यहां पर जो है शेड्यूल कास्ट भी डिसएम्पावर है, ओबीसी वाला भी डिसपावर है, जनरल कैटेगरी वाला भी डिसपावर है। अभी आप बताइए ना कि अगर दूसरे वाले एम्पावर किए हुए हैं तो ओबीसी वाले रह गए हैं, आप उनको करना चाहते हैं तो एप्रिशिएबल स्टेप है। यहाँ तो पूरी की पूरी आवाम ही डिसएम्पावर है। कुल मिलाकर आपका मानना कि जनाब जमहूरी इदारे काम नहीं कर रहे हैं और इस वजह से ये जो बातें हो रही है ये सिर्फ टाइम गेनिंग है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शफीक मीर साहब हमारे साथ अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। मामला यूनियन कैबिनेट का है जहां पर सूरत हाल ये है कि कल मरकजी काबीना ने बड़ा फैसला लिया और बल्दियाती इदारों के अंदर जो है यहां पर रिजर्वेशंस का मामला है और अब ये मामला जो है वो पार्लियामेंट के अंदर चला जाएगा जहां पर मसवदे कानून को तहरीर किया जाएगा, तरतीब दिया जाएगा और उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। चलिए जोहर ने भी ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया जी जोहर श्रीनगर से ज्वाइन करने के। थोड़ी देर में आपके पास में जरूर आऊंगा, लेकिन बात जब दिल्ली की हो रही है तो दिल्ली के माहौल की ही बात करते हैं और बात करते हैं जी बजट की, जो कल तो पेश किया गया लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए उन सफ़ात के अंदर क्या कुछ तहरीर किया गया। तो याद रखिएगा कि अबूरी मीज़ानिया जो पेश किया गया साल 2024-25 का, उसमें जम्मू कश्मीर के लिए 37,277 करोड़ रुपया फिलहाल मुख्तस किया गया है, जिसमें कहा गया यूनियन बजट के अंदर कि 777 करोड़ रुपया जो है वो कीरू $619.30 करोड़ देने का फैसला ले लिया गया है। और कुल मिलाकर डिजास्टर रिस्पांस फंड जो काफी इंपॉर्टेंट फंड रहता है उसमें भी मरकजी हुकूमत ने जो फराग जो मसवदा बनाया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर असेंबली नहीं है तो सारी नजरें दिल्ली पर है, तो निर्मला सीतारमन साहिबा का मानना है कि कमोबेश 280 करोड़ के आसपास रुपया जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी हो। जहलिम तवी प्रोजेक्ट, ये बड़ा तवील प्रोजेक्ट एक चल रहा है जी 2014 से सैलाब के बाद, तो 500 करोड़ रुपया वहां पर भी रखने की बात कही गई है।
5 फरवरी को आज से इस शुक्रिया की बहस होगी, इस पर मामला आगे बढ़ेगा, बजट स्पीच और सदर हिंद के तकरीर को मामले को आगे बढ़ाया जाएगा और 5 तारीख को वजीर आज़म साहब इस पूरी बहस को समेटेंगे और जवाब भी देंगे लोकसभा के अंदर और फिर साइमल्टेनियसली दूसरे दिन राज्यसभा के अंदर। तो कुल मिलाकर जहां अभी इन कुछ सेक्टर्स की बात कर रहे थे, मैंने कीरू पावर प्रोजेक्ट की बात की, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की, जालिम पावर प्रोजेक्ट की बात की, लेकिन जरा बात करते हैं और क्या कुछ इस पूरे मामले में है और क्या क्या चीजें हैं इस बजट के अंदर जिनको समझना, जिनको आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब मरकज का बजट आया है, चाहे वो अभी फुल बजट ना हो, इंटरीम बजट हो, लेकिन उस इंटरीम बजट के अंदर जम्मू कश्मीर के लिए और क्या क्या कुछ है। और जो हिज़्ब इख्तिलाफ का मानना है कि बजट जनाब खाली है, लाल रुमाल के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि बेरोजगारी और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स पर कोई बात नहीं है, जबकि मरकज का मानना है कि हमने तमाम तर लोगों को अपने साथ लेने का फैसला लिया है और आगे इन सब लोगों को बढ़ाया जाएगा। आसिफ रशीद दिल्ली से मेरे साथ, जम्मू से मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मरकज के बजट को आप डिकोड कर रहे थे कल से, जम्मू कश्मीर के खाके में और जम्मू कश्मीर के पाले में क्या क्या आया है, मोटी मोटी चंद बातें हमारे नाजरीन तक पहुंचाइएगा। बिल्कुल इशफाक, इस बार देखें तो जम्मू कश्मीर में उम्मीदें तो शायद काफी ज्यादा हर बार की तरह थी, लेकिन इस बार चूंकि ये अबूरी बजट जब मरकज ने पेश किया तो जम्मू कश्मीर का भी उसी के बीच में वोट ऑन अकाउंट लिया गया, सारी चीजें जो हैं वो अब डॉक्यूमेंट के जरिए मेंशन की गई, यानी कोई ज्यादा बहस मुबाहिसा नहीं हुआ। लेकिन जब हम डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो पता चलता है कि पिछले सालों के मुकाबले जम्मू कश्मीर को इस बार भी, जैसा पहले ही साफ कर दिया गया था कि कोई खास ऐलान इस बार नहीं होगा, लेकिन कुछ अहम तरीन शोबे हैं जिसमें सरकार चाहती है कि तरक्की हो, तेजी के साथ काम आगे बढ़े और साथ साथ सरमायाकारी पर फोकस रहा है। या आने वाले दिनों के अंदर जो अखराजात हुकूमती सतह पर किए जाएंगे उन सारी चीजों के बारे में कुछ एक प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है। एक तो बजट के मुताबिक जो जम्मू कश्मीर को मिला है, जिसमें कुल मिलाकर आप जानते हैं कि 37,277.74 करोड़ रुपए जो जम्मू कश्मीर यूटी को पैसा मिलेगा 2024-25 के इस माली साल में जो खर्च करना है। 500 करोड़ रुपए सरकार ने जो जेहलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट है, जिस पर आपको याद है कि 10 साल मुकम्मल होने लगे हैं। सितंबर 2014 में आए तबाहकुन सैलाब ने बहुत नुकसान पहुंचाया। इसमें रिहेबिलिटेशन का एक प्रोसेस था, उन तमाम लोगों का जिनको इन इलाकों में जहां जहां ये प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था उनको महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल करना हो या आने वाले दिनों में खतरात ना हो, उन सारी चीजों पर प्लान बनाना था। तो उसके लिए सरकार ने अब मजीद 500 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए इस पर फोकस किया है। लेकिन जहां पर ये बड़ा एक प्रोजेक्ट है जेहलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट, इसके साथ साथ बिजली पर भी हुकूमत ने इस बार बिजली की पैदावार अच्छी हो और जम्मू कश्मीर से बिजली पैदा करके मुल्क के बाकी हिस्सों में पहुंचाई जाए, इस पर जो अब तक बातें कही जाती रही हैं उस पर अमली जामा पहनाने की खातिर भी सरकार ने 476 करोड़ रुपए जो रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसमें 37,277.74 करोड़ रुपए में से खर्च करने के लिए कहा है। एक तो 500 करोड़ रुपए जो रेवेन्यू ग्रांट्स हैं जो जेहलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट पर खर्च की जाएंगी। दूसरा 800 मेगावाट सलाहियत वाला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसको रेटले प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, इस पर 474 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 171.23 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। 130 करोड़ रुपए खर्च होंगे 624 मेगावाट सलाहियत वाला कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और ये सारे के सारे जो मंसूबे हैं वो खत्ता जनाब के अंदर किश्तवाड़ जिले में जम्मू सूबे में बन रहे हैं। 101.77 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से जो इस बजट में ग्रांट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा, यानी सरकार के जो आइंदा अखराजात हैं जिसमें आप देखेंगे कि हुकूमत कुछ सरमायाकारी भी करना चाह रही है और कुछ जो तरक्याती मंसूबे हैं उनको अमली जामा पहनाना या मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल करना एक मकसद है। तो उनके लिए सरकार ने माली साल में 101.77 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है। इसी तरीके से चूंकि जम्मू कश्मीर एरिया वाइज या जियोग्राफिकली एक ऐसा एरिया है जहां पर कुदरती आफात का ज्यादा खतरा रहता है, आफात समावी से के दरमियान खतरनाक सूरत हाल जब बने उससे निपटने के लिए इकदाम उठाए जाए, इसके लिए सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर 279 करोड़ रुपए यूनियन टेरिटरी को दिए हैं ताकि डिजास्टर रिस्पांस में चाहे वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, मैन एंड मशीनरी का इस्तेमाल हो, आने वाले दिनों में ड्रेनर्स का इस्तेमाल हो, बाकी तमाम लोग जो इस पहाड़ी सिलसिले के अंदर काम कर सके, इसके लिए 279 करोड़ रुपए। इसी तरीके से यूटीज को जो
38,619 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें एक खास बात ये भी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मुल्क के बाकी हिस्सों को जब सलामती सूरत हाल के एंगल से आप देखते हैं तो सिक्योरिटी पर सरकार काफी ज्यादा अखराजात करती है। तो मरकजी हुकूमत को वजारत दाखिला को जो बजट दिया गया है उसमें जो BSF पर बजट खर्च होगा वो उन एरियाज के अंदर भी है जो लाइन ऑफ कंट्रोल या पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहद पर BSF काम करती है, जिनमें बॉर्डर मैनेजमेंट प्रोग्राम है, इंडो भूटान बॉर्डर के साथ असम और जम्मू कश्मीर में जो सरहदी इलाकों में BSF का रोल है उस पर यानी सिक्योरिटी के एतबार से वो पैसा खर्च होगा, वो काफी अहमियत का हामिल है। इसके अलावा हुकूमती सतह पर आप देखेंगे तो ये जो 5वां बजट मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है इसमें स्टार्टअप्स की जब बात कही गई है तो खासतौर से जम्मू कश्मीर का भी इसमें प्लान है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जब बात हो रही थी तो नॉर्दर्न बेल्ट की, जिसमें जम्मू कश्मीर के नौजवान भी आगे गए हैं, जिस पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से भी वजाहत की गई एक बयान के जरिए कि जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को मजीद मौका मिले। इसके लिए सरकार ने स्टार्टअप्स पर ज्यादा फोकस किया और स्पेशल स्कीम जब लाई गई तो उसमें नॉर्दर्न बेल्ट पर भी ज्यादा फोकस रहेगा, तो वो भी जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छी चीज है कि इस बार इस बजट के जरिए उन तमाम नौजवान भी वो भी कवर कर लिए। लेकिन और जिसमें हुकूमत ने कोई ज्यादा बड़ा ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन एक चीज पर जो ग्रांट्स दी गई है उससे बात समझ में आती है कि 476.44 करोड़ रुपए सरकार जो खर्च करने जा रही है, जो कावर, रेटले और तीसरा प्रोजेक्ट जो कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उससे पता चलता है कि इस बजट में ज्यादा जोर सरकार ने रिसोर्सेज अगरचे कम है लेकिन आने वाले दिनों में जो प्लानिंग है उससे पता चलता है कि बिजली का भी मंसूबा हुकूमत का बड़े पैमाने पर है और लार्ज कैनवस पर इसको लेकर अखराजात भी काफी ज्यादा इस बार होने वाले हैं, जिस पर सरकार ने काफी ज्यादा पैसा 476.44, 171.23 और 130 करोड़ बिल। चलिए बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बिजली से लेकर दीगर अखराजात किस तरीके से होंगे उस पर एक खाका खींचा गया दिल्ली के अंदर और फिलहाल ये खाका जो है ये 2, 4, 5, 6 महीनों के लिए है। नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तो एक फुल फ्लेज्ड बजट होगा, बड़ी फलाई स्कीमों का ऐलान भी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये बात तो जरूर मरकजी वजारत की तरफ से और मरकजी वजीर की तरफ से निर्मला सीतारमण की तरफ से कही गई कि जो लोग बिछड़े हैं, जो डाउन द लाइन है, उनको ऊपर लाने की कोशिश की जाएगी और फिर सोलर पावर पर इस बार खसूसी तवज्जो देने की बात कही जा रही है और दीगर लवाजमात को पूरा करने की भी बातें जो वो कही गई है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा अब श्रीनगर स्टूडियो चलेंगे जहां से आपको जहूर बताएंगे कि खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि कुदरत की मेहरबानी तो हुई है, कुदरत की मेहरबानी के फौरन बाद अब सूरत हाल तब्दील हुई है। कल तक लग रहा था कि शायद गुलमर्ग के अंदर खेलो इंडिया का जो नया सिस्टम है वो शायद शुरू नहीं होगा, चौथा एडिशन नहीं आएगा, लेकिन कुदरत की मेहरबानी के साथ ही इंतजामिया भी मुतहरिक हुई है और अब बाज़ाब्ता तौर पर खेलो इंडिया का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा गुलमर्ग में। ओवर टू यू ज़हूर। आपने बताया कि खेलो इंडिया के हवाले से जहां अड़चनें आ रही थी क्योंकि लगातार खुश्क मौसम चल रहा था, लेकिन अब तमाम ये जो अटकलें थी ये खत्म हो चुकी है और अब बाज़ाब्ता तौर पर खेलो इंडिया जो गेम्स है खेलो इंडिया के वो गुलमर्ग में शुरू होने वाले हैं। आपको बता दें कि सियासी मुकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया के कई गेम्स जो है वो खेले जाएंगे, साथ ही साथ लद्दाख में भी खेले जाएंगे। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और लद्दाख के एलजी ने बाज़ाब्ता तौर पर खेलो इंडिया का जो लोगो है उसको लॉन्च किया था, मास्कोट को लॉन्च किया था और अब हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि बड़ी अहम पेशकश से खेलो इंडिया के हवाले से जो है शुरू होने वाली है। और आपको बता दें कि खेलो इंडिया की चौथा एडिशन है ये और 21 फरवरी से बाज़ाब्ता तौर पर ये शुरू होंगे सियासी मुकाम गुलमर्ग में और साथ ही साथ लद्दाख में भी कुछ इवेंट्स होने वाले हैं। और आपको बता दें कि इस हवाले से जो प्लेयर्स का आना जाना है वो शुरू हो चुका है और 18 फरवरी से जो है प्लेयर जो है वो यहाँ पहुँच जाएंगे और मुल्क भर से इसमें जो खिलाड़ी है वो शिरकत करेंगे। और इस हवाले से जो है गुलमर्ग में काफी जोश देखा जा रहा है और जिस तरह से इससे पहले भी हमने कई गेम्स देखे खेलो इंडिया के गुलमर्ग में जहां मुख्तलिफ मुल्कों से खिलाड़ी आए और यहाँ उनका स्वागत किया गया। और इस बार भी जो है खेलो इंडिया की गेम्स अब शुरू होने वाले और बड़ी अहम पेशरफ ये कि जहाँ खुशहाली की वजह से इसमें काफी अड़चनें आ रही थी, लेकिन अब वो तमाम मुश्किलात हल हो गई है और अब हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि खेलो इंडिया की गेम्स गुलमर्ग में शुरू होने वाले हैं। और इस हवाले से आपको बता दें कि
21 फरवरी से गेम शुरू होने वाले हैं। गुलमर्ग के साथ साथ लद्दाख में भी कुछ गेम्स जो है वो खेले जाएंगे और साथ ही साथ 18 फरवरी से जो खिलाड़ियों का आना है वो भी शुरू हो जाएगा। और इस हवाले से आपको बता दें कि गुलमर्ग में स्कीइंग की जाएगी, स्लाइडिंग की जाएगी और भी कई खेल है जो वहाँ पे खेले जाएंगे। और आपको बता दें कि ज़हूर आप स्टैंड बाय पे रहिएगा। हमारे साथ इरफान फाजिल हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि पहला एडिशन जो था वो 7 से 11 मार्च सन 2020 में हुआ था। तकरीबन 1000 के करीब खिलाड़ियों ने शिरकत की थी। दूसरा एडिशन जो खेलो इंडिया का था वो साल 2021 में हुआ था, 21-22 के अंदर हुआ था, और अगरचे कोविड भी था लेकिन बड़े प्रोटोकॉल के साथ हुआ था दूसरा और तीसरा। और अब ये माना जा रहा है कि ये चौथा एडिशन जो है वो मुनक्किद होने जा रहा है, और इसमें भी खिलाड़ियों की आमद जो है वो 18 फरवरी से मुतवक्का की जा रही है। इरफान जरा अपडेट करें कि स्लोप्स की तैयारियां कितनी हुई है। कल हमने देखा कि लद्दाख को आइस हॉकी और दीगर चीजें जो है वो मिली है, वहां पर काफी ज्यादा गहमा गहमी हमने देखी, और कल से हम देख रहे हैं कि वहां पर भी खिलाड़ियों के एक भारी रश वहां पर मौजूद है। लेकिन जब हम गुलमर्ग की बात करते हैं, क्या उस कदर बर्फबारी वहां पर मौजूद है कि स्कीइंग हो सके और ये इंटरनेशनल इवेंट हमकिनार हो सके, नेशनल लीग कप पर जो खिलाड़ी आ रहे हैं खेलो इंडिया में वो वहां पर आकर लुत्फानंदोज भी हो सके और अपना खेल का मुजाहिरा भी कर सके? जैसे आपको पता होगा कि जिस तरीके से ड्राई स्पेल चला और ड्राई स्पेल की वजह से जो है जो डेट मुकर्रर की गई थी फरवरी, खासतौर पर पहले टाइम पे तो वो प्रॉपरली नहीं हो पाया, मगर बाद में जिस तरीके से हमने देखा कि इसको शेड्यूल करने के बाद जो है जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल सेक्रेटरी नुसरत गुल ने कंफर्म कर दिया है कि 24 से लेकर 26 तारीख के बीच में जो है फरवरी के माह में गुलमर्ग में ये सारी चीजें मुनक्किद की जाएगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं प्लेयर्स को लेकर, डिफरेंट कंट्रीज, खासतौर पर जो अलग अलग कंट्रीज से जो प्लेयर्स को आना है उसके बारे में बताया जा रहा है कि 18 फरवरी के बाद ही उसको वो अपने वेन्यू पर पहुंच जाएंगे। और साथ ही साथ 2 महीने के बाद जो ड्राई स्पेल टूटा, तो कह सकते हैं कि तकरीबन इस वक्त 1 फुट के करीब जो है स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया है खेलो इंडिया एडिशन के लिए, यानी गुलमर्ग में तकरीबन ये जो हमारे पास खबर आ रही है। साथ ही साथ जितनी भी मीटिंग्स के हवाले से अगर देखा जाए तो एक बाज़ाब्ता तौर पर एक मीटिंग हुई है गुलमर्ग क्लब में, जहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डिस्कस किए हैं कई सारे प्रिपरेशंस अपकमिंग, खासतौर पे जो 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स है। साथ ही साथ इस मीटिंग के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो है होटलियर्स गुलमर्ग के जो है उन्हें इंश्योर किया गया है कि वो कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशंस के साथ एकोमोडेशन अरेंजमेंट्स करें ताकि खिलाड़ियों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। और ये भी इस मीटिंग में बात की गई है कि जिस तरीके से हमने देखा कि इस मीटिंग को लेकर, इस इवेंट को लेकर एक सक्सेसफुल इवेंट बनाना है, क्योंकि हमें याद है कि एक खास तौर पे जो नेशनल गेम्स 2020 में हुई थी वो एक सक्सेसफुल कंडक्ट हुआ था गुलमर्ग में। उसके बाद हमने देखा तो जिसमें तकरीबन 1000 के करीब पार्टिसिपेंट्स आए थे और अक्रॉस कंट्री उन्होंने खेला था। अच्छा, ये बताइएगा, ये तो आप कह रहे हैं कि जनाब तैयारियां हो गई हैं, लास्ट इवेंट्स की भी बात हो गई है, लेकिन गुलमर्ग के अंदर लोकल वेंडर्स भी हैं जो स्कीइंग कराते हैं, और जिस तरीके से बर्फबारी हुई है, क्या कुछ उनके चेहरे कह पा रहे हैं और कितने खुश वो आज नजर आ रहे हैं? क्योंकि काफी दिनों के इंतजार के बाद इस तरीके की चहल पहल गुलमर्ग के अंदर दिख रही है, जो हम टीवी चैनल पर भी दिखा रहे हैं, अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गौर साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर देखा जाए तो इट वाज वेरी ड्राई एंड डेजर्टेड लास्ट 2 मंथ्स। जिस तरीके से गुलमर्ग रहा तो उसमें हमने देखा कि काफी जो जितने भी बेचारे पोनी वाले हैं या स्लेजिंग वाले हैं, स्कूटी वाले हैं, जो भी वहाँ पे जिनका रोजगार खासतौर पे जुड़ता था, या स्केटिंग वाले, वो काफी ज्यादा मायूस थे, परेशान थे, और अल्लाह बारी ताला से यही दुआ हो रही थी कि ड्राई स्पेल टूट जाए। मगर अब जो ये ड्राई स्पेल टूट गई है तो अब हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली जो है स्नोफॉल की वजह से उनके चेहरे पर काफी मुस्कुराहट है, क्योंकि एक साइड से अगर देखें तो टूरिज्म में भी काफी अच्छा बूम मिला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से बर्फबारी हुई है तब से 70% इंक्रीज जो है टूरिज्म गुलमर्ग में भी हुआ है। होटेलियर्स के खासतौर पे जो बुकिंग्स कैंसिल हो रही थी, अब वहां पर भी बुकिंग दोबारा से हो रही है। साथ ही साथ जो रोजगार के वसाइल है, खासतौर पे जो बेचारे जो लोकल वहां पर काम करते हैं, उनके चेहरे पर भी काफी मुस्कुराहट है, क्योंकि वो भी काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे कि एटलीस्ट कम से कम बर्फबारी हो जाए, जिसकी वजह से उनका रोजगार बढ़े, क्योंकि यही 2-3 महीने होते हैं जिसमें उनका खास तौर पे कामकाज चलता है। एंड वी एक्सपेक्ट लॉट की लाइक जैसे जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में और भी बर्फबारी होगी, तो फिलहाल 1 फुट के करीब तो बर्फ वहां जमा हो गई है। आने वाले टाइम में अगर और चलिए, बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि सूरत हाल ये है
कि जहां खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं खेलने के लिए, नेशनल कप के खिलाड़ी वहां पर आएंगे, वहीं पर मकामी आबादी भी काफ़ी पुरमसरत नज़र आ रही है। जिस तरीके की कुदरत की मेहरबानी पूरे वादी कश्मीर के अंदर हुई है, 3 फुट, 2 फुट, 1 फुट के आसपास मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी हुई है, जिसके बाद खिलाड़ी और शायकीन भी लुत्फानंदोज होंगे जी फरवरी के महीने में, जब 28 फरवरी से बाज़ाब्ता 21 फरवरी से बाज़ाब्ता तौर पर खेलो इंडिया का आगाज गुलमर्ग के अंदर होगा। गुलमर्ग के बाद सीधे चलेंगे अक्रॉस द बॉर्डर और हम सीधे चलेंगे जी लद्दाख, क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि लद्दाख की सूरत हाल क्या है। लद्दाख के अंदर सिचुएशन ये है कि जनाब हर दिन वहां नई सियासत होती है, और अब की बार जो खबर सामने आ रही है, लद्दाख के लिए मरकजी हुकूमत का प्लान बी भी है और उस प्लान बी पर काम शुरू हो गया है। लद्दाख के अंदर सियासी गर्माहट को पैदा करने के लिए लद्दाख इंतजामिया और लद्दाख के लोगों के साथ मजीद तालमेल को बेहतर करने के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से बड़ा फैसला ले लिया गया है कि मजीद कुछ डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंस किए जाएंगे, और यह माना जा रहा है कि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट MCC लगने से पहले लद्दाख के हवाले से एक बड़ा फैसला होगा, जहां पर मजीद अजला कायम किए जाएंगे। फिल वक्त लद्दाख के अंदर सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और कारगिल, और मुख्तलिफ इलाकों से लगातार ये मांग हो रही है कि मजीद अजला कायम किए जाएं। और अब खबर ये है कि मजीद डिस्ट्रिक्ट लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर कायम किए जाएंगे, और ये मजीद डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये उन इलाकों के अंदर कायम किए जाएंगे जहां पर लगातार आवाजें पिछले कई दिनों से उठ रही थी। बड़ी खबर कि मजीद डिस्ट्रिक्ट्स को कायम किया जाएगा। लद्दाख के अंदर 2 नए डिस्ट्रिक्ट ज़ांस्कार के अंदर, करगिल के अंदर, और नोबरा लेक की बात जो है वो सामने आ रही है, जहां पर लद्दाख की आवाम को ये सारी चीजें जो है वो मिल सकती है। मोहम्मद इसाक मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। इसाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। एक बड़ी बात इस वक्त सामने आ रही है कि लद्दाख की आवाम के साथ जो मुसलसल बात सामने आ रही थी, उसमें डिस्ट्रिक्ट्स के कयाम के हवाले से खबर आ रही थी, और अब माना जा रहा है कि मरकजी हुकूमत उस मसवदे को मंजूरी देने के बिल्कुल करीब है और बहुत जल्द इसमें ऐलान किया जा सकता है। मजीद क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है, किन किन इलाकों को डिस्ट्रिक्ट्स का दर्जा मिल सकता है इसाक? जी वहाँ सब आपको बता दें, जैसे लद्दाख के अंदर कई सारे रीजन्स हैं जहाँ से कई वक्त से डिस्ट्रिक्ट डिमांड्स किया जा रहा था, और उनमें से एक ज़ंस्कार जो कि काफी एरिया है, और ज़ंस्कार के लोग डिस्ट्रिक्ट डिमांड करे थे, और उसके बाद नुब्रा, और उसके अलावा भी कई सारी जगह हैं जहाँ से डिस्ट्रिक्ट डिमांड किया जा रहा है। करगिल में जिसे अगर हम द्रास की बात करें, सांगू की बात करें, या शम एरिया की बात करें, या और भी जगह हैं जहाँ से डिस्ट्रिक्ट डिमांड किया जा रहा है। लेकिन आप जो है गवर्नमेंट की तरफ से कई बार इस तरह की खबरें हमें देखने को मिल रहा था, और रिसेंट अपडेट यही है कि आने वाले समय में चूंकि खबरें आ रही है कि ज़ंस्कार और नुब्रा को डिस्ट्रिक्ट दिया जा रहा है, तो एक तरफ से अगर हम देखा जाए एक मूवमेंट जो है लगातार जारी है 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर, जिसमें केडीए और एपेक्स जो हैं अपने मूवमेंट में काफी तेज और एग्रेसिव तरीके से अपने मूवमेंट को तेज कर रहे हैं, और यानी 3 तारीख को लेह चलो आंदोलन शुरू किया है और करगिल बंद का नारा भी दिया है। और इस बीच इस तरह की खबर आना ये अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि रूलिंग पार्टी की ओर से अगर ज़ंस्कार और नुब्रा को डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है और कोड ऑफ कंडक्ट से पहले अगर ये अनाउंसमेंट किया जाता है, तो यकीनन ये रूलिंग पार्टी के लिए काफी मुफीद साबित हो सकता है, क्योंकि लद्दाख के अंदर ज़ंस्कार के जो लोग हैं उन्होंने 2019 में भारतीय जनता पार्टी को यूनाइटेडली सपोर्ट किया था, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने ये आश्वासन यकीन दहानी दी थी कि ज़ंस्कार को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाएगा, और अगर ज़ंस्कार को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा नहीं दिया जाता है तो आने वाले 2020 के इलेक्शन में काफी असर पड़ सकता है। तो अब इस तरह की खबर आना ये अपने आप में काफी अहम है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई में डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात है, क्योंकि काफी पहले से भी एश्योरेंस और कहीं न कहीं जरा के हवाले से खबरें आ रही है, लेकिन प्रैक्टिकली उसके ऊपर फाइनल कंक्लूजन आते हुए दिखाई नहीं दिया है। अच्छा जी, ये बताइएगा कल के हवाले से क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर? जी अभी जो एहतजाज की भी कॉल है, उस हवाले से कितनी तैयारियां हैं, क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर है?
जी, एहतजाज के हवाले से एपेक्स बॉडी की जानिब से ऐलान किया गया है चलो आंदोलन का, और बड़े पैमाने पे सेंसिटाइज किया है लोकल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और एपेक्स बॉडी को सपोर्ट करते हुए करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी 3 तारीख को करगिल बंद लेह चलो का नारा दिया है। तो 3 तारीख को एक बड़ा रैली लेह के अंदर देखने को मिल सकता है और तैयारियां काफी जोरों पे किया जा रहा है। हालांकि उसके बरक्स में रूलिंग पार्टी की जानिब से एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल के नारे भी काउंटर में बुलंद कर रहे हैं, लेकिन एपेक्स की जानिब से तैयारियां काफी जोरों पे किया गया है। बहुत शुक्रिया इसाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि क्या कुछ सूरत हाल है और किस तरीके से जम्मू कश्मीर मरकजी हुकूमत मजीद अजला कायम करेगी लद्दाख के अंदर। और मसवदा जो है वो तहरीर कर दिया गया। आपको याद होगा कि मेंबर पार्लियामेंट जो लद्दाख के, उन्होंने मरकजी वजारत दाखिला के साथ मीटिंग्स की थी जिसमें इसकी प्रोजेक्शन की गई थी और अब माना जा रहा है कि बाज़ाब्ता तौर पर उस खाके को मंजूर किया गया और बहुत जल्द ये अनाउंसमेंट मुतवक्का है दिल्ली से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले। अब चलते हैं जी आगे, जरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात तो अपनी जगह, लेकिन बात करते हैं मरकज के एक और जम्मू कश्मीर की इंतजामिया के एक और फैसले की। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की एक्साइज पॉलिसी के निफाज के हवाले से हरी झंडी आ चुकी है और मरकजी जम्मू कश्मीर इंतजामिया एक्साइज पॉलिसी बाबत साल 2024-25 का निफाज अमल में लाने जा रही है और इस ज़िमन में मजीद इक़दाम किए जा रहे हैं। नई शराब की दुकानें नहीं खोलने का भी फैसला है, लेकिन मालियाती तखमीना पूरा हो, यानी पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए, उस सिलसिले में रेवेन्यू जनरेट किया जाए, उसमें भी मसवदे में जगह दी गई है और उस सिलसिले में अब बाज़ाब्ता तौर पर नई एक्साइज पॉलिसी साल 2024-25 का निफाज अमल में लाया जाएगा। इस बीच इतलात ये है कि गैर कानूनी तौर पर शराब बेचने और शराब के कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ जुर्माने का भी इंतज़ाम इस नए मंसूबे में रखा गया है और ये भी साफ कर दिया गया है एक्साइज की तरफ से कि सयाहती मकामात जो हैं, जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का है, चाहे JKTDC का है, टूरिज्म डिपार्टमेंट का है, वहाँ पर भी इस तरीके के बार्स बनाए जाएंगे ताकि सयाहों को वहाँ पर थोड़ी सी राहत यहाँ पर मिल सके और वो ये डायरेक्टली मैखाने पर जाकर शराब की हसूलियाबी कर सके। तो ये नई एक्साइज पॉलिसी की बात है जिसको लेकर तरह तरह की बातें भी सामने आ रही है, लेकिन मजीद इस एक्साइज पॉलिसी को डिकोड करेंगे। हम सीधे श्रीनगर चलेंगे। हिलाल हांजूरी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नई एक्साइज पॉलिसी बाबत साल 2024-25, लास्ट टाइम हमने देखा एक्साइज पॉलिसी का निफाज जब हुआ था, जम्मू के अंदर भी एहतजाज, श्रीनगर के अंदर अपनी तरीके से बात खवातीन बाहर आई थी कि नई दुकानें ना खोली जाए। अब की बार जरूर यह इशारा दिया जा रहा है कि नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी, लेकिन खजाना आमरा को फायदा इस सेक्टर से जरूर होगा, शराब के सेक्टर से बहुत बड़ा मिलेगा। और क्या क्या इसमें रखा गया है, क्या ऑप्शंस है, क्या व्यू पॉइंट है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का इस पूरे मामले पर? देखिए गौर, जो ये नई एक्साइज पॉलिसी मुरतब की गई है और इसके जो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग नुकात हैं, वो हम एक एक करके बतलाने की कोशिश करेंगे। और ये जो नई पॉलिसी है ये युकम अप्रैल साल 2024 से जम्मू कश्मीर के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। मकसद इस पॉलिसी का ये है कि एक जो बगैर इजाजत या गैर कानूनी जो शराब खाने हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर ना चले। और सबसे बड़ा मकसद इसका ये है कि इस सेक्टर के अंदर, यानी जो शराब दुकानें हैं या माए खाने हैं या जहां जहां पर भी शराब की नोशी होती है और इसका इस्तेमाल होता है, वहां से ज्यादा रेवेन्यू जो है वो हासिल की जाए। ये स्टेट गवर्नमेंट का एक बड़ा इसमें मकसद है। और इस हवाले से जब ये युकम अप्रैल से जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हो जाएगी, पहले ही कोई दुकान जिसने खरीदनी हो इसकी बाज़ाब्ता तौर पर नीलामी हो जानी चाहिए। और इसके लिए जो सेट प्रोटोकॉल है उसको अमलाना हर किसी के लिए बहुत जरूरी होगा। नंबर 2, जो शराब जिस बोतल में फराहम किया जाता है, सरकार ने पहले ही बोटलिंग का जो प्राइस है वो बढ़ा दिया है। यानी बोटलिंग का प्राइस और इसके साथ साथ एक्साइज ड्यूटी और असेसमेंट ड्यूटी, ये 3 चीजें जो है वो शराब के अंदर से उसको थोड़ा सा एक्सपेंसिव किया गया है। और उससे अगरचे शराब के इस्तेमाल पर किसी हद तक कमी भी आ जाएगी क्योंकि एक बड़ा क्लास ही इसको अफोर्ड कर पाएगा, लेकिन दूसरी जानिब ये सरकार के लिए जो आमदन का एक बड़ा जराए जो है वो मिल सकता है। और इस हवाले से जो बोटलिंग का खर्चा है
वो अलग अलग बताया गया है। यानी इस हवाले से ये कहा गया है कि जो कोई फ्रेंचाइज ब्रांड होगा उसे इकोनॉमिक सेगमेंट के अंदर जब हम देखते हैं तो उसमें 750 ml की बोतल के लिए 16 रुपए का इजाफा किया गया है। और इसी तरह से जो 750 ml की जो दूसरा सेगमेंट है इकोनॉमी सेगमेंट जिसे हम कहते हैं वो उससे 17 रुपए का इजाफा किया गया है। JKSW जो तीसरा सेगमेंट आता है तो उसमें 750 ml की बोतल के लिए 10 रुपए का इजाफा किया गया है। न सिर्फ इतना बल्कि इसके अलावा जो बड़े ब्रांड्स हैं या जो क्लास इसके अलग है, डिलक्स क्लास, सुपर डिलक्स क्लास, उसमें भी हम देख रहे हैं कि 300 रुपए फी LPL के लिए बढ़ा दिया गया है, 250 रुपए LPL के लिए इकोनॉमी सेक्टर के लिए बढ़ा दिया गया है और 275 रुपए भी लो कास्ट LPL के लिए बढ़ा दिया गया है। जबकि JKSLW के लिए 250 रुपए ये असेसमेंट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जहां पर भी आप कोई सोशल इवेंट करना चाहते हैं, चाहे वो कोई बार हो, कोई होटल हो या कोई स्पेस हो, जहां पर इस तरह का कोई प्रोग्राम होगा या कोई जो भी कोई इवेंट होगा, वहां पर आपने ड्यू परमिशन हासिल करना होगा और उसके लिए जो परमिशन की जो फी है वो भी रखी गई है 3000 रुपए पर आवर के लिए और ये 5 घंटे के लिए रह सकता है और 5 परमिशंस के बाद इसकी जो फी है वो एक्सटेंडेबल हो जाती है, 10,000 रुपए जो है वो बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जहां पर भी आप, चाहे होटल है, रेस्टोरेंट है, जहां पर भी आप ये शराब जो है फराहम करते हैं किसी के लिए या ये सर्विसेज देते हैं, तो वहां के लिए ये चीज भी रखी गई है कि 30,000 रुपए का जब कोई सोशल इवेंट होगा 30,000 रुपए का आपने फी भरना होगा। अच्छा जी, ये पहले के लिए 30,000 रुपए किस चीज के लिए, अगर आपने परमिशन हासिल नहीं किया है। लास्ट टाइम जब हिलाल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था तो ई ऑक्शंस हुई थी, जिसको लेकर लोकल वेंडर जो यहाँ जम्मू के अंदर थे उन्होंने सरापा एहतजाज भी किया कि देखिए जी हमें साइड लाइन किया जा रहा, बाहर से लोगों ने ई ऑक्शन में हिस्सा लिया था। अब की बार जो साल 2024-25 का एक्साइज पॉलिसी है, क्या इसमें भी ऑक्शन का दरवाजा खुला रखा है या फिलहाल उसको रोक के जो सिस्टम है यहीं से पैसा कमाने की कोशिश की जाएगी? चलिए, बहुत शुक्रिया जी, लगता है राब्ता कट गया जी हिलाल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए। फिलहाल पॉलिसी बन चुकी है जी, ई ऑक्शन शायद नहीं होगा लेकिन एक्साइज पॉलिसी साल 2024-25 मंजर यहां पर आ गई है और इन्फोर्स इसको जम्मू कश्मीर के अंदर किया जाएगा। अब जरा चलते चलते आपको इंडिया ब्लॉक की भी खबर बताते हैं। और इंडिया ब्लॉक जिसकी कांग्रेस और दीगर जमातों का इत्तेहाद है, ऑल इज नॉट वेल, ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि खबर ये आ रही है कि जनाब एक और प्लेयर इंडिया ब्लॉक से बाहर जा सकता है। और बड़ी खबर कि ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक को टाटा बाय बाय कह सकती है। नीतीश कुमार के बाद ममता बनर्जी का नाम सामने आ रहा है और माना जा रहा है कि ममता बनर्जी बहुत जल्द इंडिया ब्लॉक से बाहर आ सकती है। वेस्ट बंगाल के अंदर जिस तरीके से सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, राहुल गांधी की न्याय यात्रा वहां दोबारा पहुंची है और कल जिस तरीके से CPIM के लीडरों ने राहुल गांधी के साथ तकरीबन 45 मिनट तक मुज़ाकरात और किए हैं, उस मुज़ाकरात के बाद ये अंदेशा और ये खदशा और ये बात सामने रखी जा रही है कि ममता बनर्जी किसी भी दिन इंडिया ब्लॉक को छोड़कर बाहर आ सकती है। याद रखिएगा, ममता बनर्जी ने पहले ही इस बात का ऐलान किया था कि वेस्ट बंगाल के अंदर वहां पर लोकसभा के इंतखाबात वो सोलो लड़ेगी और किसी तरीके से कोई सीट शेयरिंग और दीगर मामला पर गुफ्तगू नहीं होगी। और जब राहुल वहां पर थे तो ममता की दूरियां जो वहां पर बनी हुई है वो ये साफ दिखा रहा है कि ऑल इज नॉट वेल इन इंडिया ब्लॉक। और इंडिया ब्लॉक से बहुत जल्द एक और बड़ी खबर भी आ सकती है जहां पर ममता बनर्जी बाहर आ सकती है। और इस बात का खुलासा CPIML के सीनियर लीडर्स की तरफ से कल राहुल गांधी के साथ मीटिंग के बाद जराए ब्लॉक के साथ गुफ्तगू के दौरान किया गया, जहां पर यह कहा गया कि ममता बनर्जी किसी भी वक्त ब्लॉक को टाटा बाय बाय कह सकते हो। तो सबकी बड़ी बात कि एक तरफ से NDA, दूसरी तरफ से इंडिया ब्लॉक, लेकिन इंडिया ब्लॉक का एक एक करके विकेट जो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है और मुख्तलिफ जमातें अपने अपने अंदाज से चुनावी दंगल में उतरने के लिए लंगड़ लंगूट कस चुके हैं। क्योंकि साल
2024 है और जनरल इलेक्शन होने हैं और कोई भी सियासी जमात इत्तेहाद में रहकर खुद को नुकसान में नहीं डालना चाहती है। तो फिलहाल 9:30 का वक्त हुआ चाहता है, प्रोग्राम को यहां पर वाइंड अप करना होगा, हमें आज की नशरियात को यहां पर रोकना होगा। ज़हूर और मुझे आप देंगे इजाजत इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी ने वफा की। तो कल सुबह 8:35 पर प्रोग्राम सलाम जेके में दोबारा आपके सामने हाजिर रहेंगे। अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा और अपनी नेक दुआ में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हम नासिर।